हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी, फॉर्मेटिंग देखी थी और कंपोनेंट को इन डेप्थ डिस्कस किया था। और बहुत डिटेल के अंदर हमने कंपोनेंट को डिस्कस किया था कि कंपोनेंट एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, बिहाइंड द सीन रिएक्ट किस तरीके से कंपोनेंट को मैनेज करती है। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हमने जो है वो पिछली लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेस्टेड कंपोनेंट किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, नेस्टेड कंपोनेंट जो हम बनाएँगे, वो 2 तरीके से बनाएँगे। एक तो हम बनाएँगे इम्प्लिसिट रिटर्न और एक बनाएँगे हम एक्सप्लिसिट रिटर्न, ठीक है? इम्प्लिसिट रिटर्न बेसिकली ये होता है कि जो हम डायरेक्टली रिटर्न होता है, वो खुद रिटर्न करता है, खुद से रिटर्न करता है। और एक्सप्लिसिट रिटर्न ये होता है कि हमें रिटर्न का कीवर्ड लिखना होता है और वो रिटर्न का कीवर्ड जो है वो रिटर्न करता है, जो कि आप अभी जो गुड मॉर्निंग का फंक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जो मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर जो रिटर्न का कीवर्ड लगा हुआ है और उसके अंदर हमने डिव रिटर्न किया हुआ है, ये बेसिकली एक्सप्लिसिट रिटर्न की एक एक बेस्ट एग्जांपल है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से नेस्टेड कंपोनेंट काम करता है। कंपोनेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आप अपनी अभी हमने क्या किया है कि बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने पूरा का पूरा कोड इरेज़ किया था और हमने खुद से जो है वो समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से काम कर रही है रिएक्ट। ठीक है, तो अगर आप रिएक्ट के केस में देखेंगे तो रिएक्ट ने यहाँ पर जो है वो एक कंपोनेंट बनाया हुआ होता है ऐप का, जो बेसिकली एक मेन कंपोनेंट होता है, जो कि पूरी एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है। ठीक है? अब आप इस कंपोनेंट के अंदर अपनी पूरी ऐप रन कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि इस ऐप के अंदर ही सारे कंपोनेंट्स रन होते हैं। मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, हेडर का एक कंपोनेंट होता है, फुटर का एक कंपोनेंट होता है, बॉडी का एक पार्ट होता है, साइड पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट होता है। जिस तरीके से आपको मैनेज करना है, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट और योर रिक्वायरमेंट, ये कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है और आपको किस तरीके से रखना है कोड को। तो इसके इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोड आप किस तरीके से लिखेंगे। अब आप एक सिंगल कंपोनेंट के अंदर भी पूरी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ी एप्लीकेशन लिखेंगे तो इस केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी एप्लीकेशन के अंदर लॉट्स ऑफ जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट होंगे और आप उन बहुत सारे कंपोनेंट का काम एक ही कंपोनेंट के अंदर कर देंगे तो बिल्कुल मेसी हो जाएगा। तो इस तरीके का काम जो है वो हमारे यहाँ मतलब डेवलपर्स को प्रेफ़र नहीं करते। आपको मार्केट में इस तरह का काम मिलेगा नहीं। ठीक है? तो जो प्रेफ़रेबल वर्क है वो यही है कि आपको कंपोनेंट बेस्ड काम करना है, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको कोई चीज़ में एनहांसमेंट करनी है, कि किसी के अंदर कुछ फ़ील्ड्स बढ़ानी है या कुछ फ़ील्ड्स के अलावा अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक जो है वो फ़ंक्शनैलिटी बढ़ानी है, तो उस फ़ंक्शनैलिटी को मैं पर्टिकुलरली उस कंपोनेंट के अंदर जाके बढ़ा सकूँ, रादर देन कि मैं थाउज़ेंड्स ऑफ कोड को जो है वो डिबग या उसको फ़ाइल खोल कर देखूँ और उसको लाइन बाय लाइन में देखूँ कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बहुत ज़्यादा मेसी कोड हो जाएगा। तो ये वजह है कि नेस्टेड कंपोनेंट या कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर। और मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि किस तरीके से नेस्टेड कंपोनेंट काम करता है। तो बेसिकली ये हमारा एक मेन कंपोनेंट है। अभी मैं यहाँ पर जो है वो एक कंपोनेंट बना बना रहा हूँ, जो कि नेस्टेड कंपोनेंट की एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। इम्प्लिसिटली कैसे रिटर्न करेगा? किस किस तरीके से काम होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो ये हमारी एक हेडिंग हो गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और मैं ये पैराग्राफ के अंदर लॉरेम लिख देता हूँ। लॉरेम बेसिकली जो है वो एचटीएमएल खुद क्रिएट करके देती है ये, लेकिन मेरे ख़्याल में एक्सटेंशन का इश्यू है। तो लॉरेम ही नहीं आ रहा, चलें खैर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने मेरी ये पूरी हेडिंग हो गई, माय नेम इज़ शाहरुख। ये हमारी ऊपर हेडिंग हो गई हेलो की, और ये मेरी जो है वो ये मेरा जो है वो पैराग्राफ हो गया। ब्राउज़र के अंदर अब अच्छा, अभी मैंने ये जो लिखा हुआ है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ताकि ये जो मेरा एरर आ रहा है ये चला जाए। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर क्या है, वो मेरा एक पैराग्राफ रेंडर हो गया और ये जो है वो हेलो का एक हेडिंग रेंडर हो गया। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडर है, ये हमारा हेडर पार्ट है और ये हमारा बॉडी पार्ट है। अब इन दोनों को हमें कंपोनेंट्स में तोड़ना है, यानी चंक्स में तोड़ना है।
डिवाइड करना है, ठीक है? तो मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ कि ये काम हम किस तरीके से कंपोनेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट बनाया, कॉन्स्ट और मैंने उसका नाम रख दिया हेडिंग। ये मेरा एक हेडिंग का कंपोनेंट होगा और ये बेसिकली मेरी हेडिंग रिटर्न करेगा, ठीक है? तो मैंने फैक्ट एरो फंक्शन डिस्कस किया था आपको कि फैट एरो फंक्शन इसके अंदर काम करेगा। जो लोग ऑलरेडी जो है फैट एरो फंक्शन देख चुके हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फैट एरो फंक्शन बेसिकली किस तरीके से काम करता है। तो मैंने यहाँ पर हेलो जो लिखा हुआ है ऊपर, मैंने इसको यहीं पे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको हेलो को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस हेलो जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैं यूज़ कर लूँगा नीचे, ताकि जो है वो ऊपर यहाँ पर ये हमारा जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा हेडिंग का। हेलो की बजाय अब हम सिर्फ़ ये वाला कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट चलेगा। तो बिल्कुल सेम वैसे ही काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे हेलो की जगह जो है वो हेलो गुड गुड मॉर्निंग या हाँ, गुड मॉर्निंग लिख देते हैं। गुड मॉर्निंग लिख दिया हमने। तो लिख देता हूँ ताकि एक हो जाए कि यार हाँ, ये चीज़ काम कर रही है। वरना लोग शक करेंगे कि नहीं भाई वो पुराना वाला ही चल रहा है। ठीक है? तो हेलो गुड मॉर्निंग मैंने ये जो नीचे कंपोनेंट बनाया है, ये कंपोनेंट मैंने यहाँ यूज़ कर लिया और यहाँ पर ये जो पैराग्राफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ वो चल रहा है। इसी तरीके से मैंने ये पैराग्राफ भी कट कर लिया और कट करके मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये है हमारा इम्प्लिसिट रिटर्न। एक और मैं एक वो बना रहा हूँ कंपोनेंट जो कि मेरा एक्सप्लिसिट रिटर्न होगा। ठीक है? जिसके अंदर मैं रिटर्न का वो यूज़ करूँगा। ठीक है? तो पैराग्राफ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और यूज़, और ये हमारा रिटर्न का कीवर्ड अब यहाँ पर यूज़ होगा जो पिछली जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं पहले। ठीक है? और ये रिटर्न का कीवर्ड मैंने यूज़ किया, यूज़ करके मैंने यहाँ पर सारा का सारा वो कोड डाल दिया जो मैंने ऊपर हेडिंग का उसका रखा था पैराग्राफ का। ठीक है? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ का वो जो नीचे हमने पैराग्राफ बनाया उसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है? माय नेम इज़ शाहरुख की जगह माय नेम इज़ शाहरुख एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है? तो मैंने ये लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा हेडिंग और पैराग्राफ बेसिकली एक कंपोनेंट बन चुका है। मैंने आपको यहाँ पर बेसिकली जो कर बताया है, ये एक तरीका बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है और हमारा जो कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट्स बनाएँगे बाद में, वो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने कंपोनेंट बनाए और हमारा जो पैरेंट कंपोनेंट है वो अभी भी गुड मॉर्निंग ही है और उसके अंदर हमारा जो हेडिंग और पैराग्राफ है वो हमारा नेस्टेड कंपोनेंट है। ठीक है? तो अगर आप रिएक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिएक्ट जो है वो हमें डिफ़ॉल्ट जो एक बनाकर देता है पैरेंट कंपोनेंट, वो होता है ऐप के नाम से। ठीक है? यहाँ पर गुड मॉर्निंग की जगह वो ऐप लिखा हुआ होता है और वो ऐप कंपोनेंट जो है वो रिएक्ट डॉम के अंदर रेंडर होता है और वो ऐप कंपोनेंट ही अपने अंदर बहुत सारे कंपोनेंट यानी कि नेस्टेड कंपोनेंट्स को होल्ड किया हुआ होता है, जिस जो बेसिकली हमारे कंपोनेंट होते हैं जो हम अपनी पेज के हिसाब से क्या-क्या हमने कंपोनेंट बनाए हुए हैं वो उसको रेंडर कर रहा होता है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ रिएक्ट के नेस्टेड कंपोनेंट काम करते हैं और नेस्टेड कंपोनेंट का मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों समझ में आ गया होगा। इम्प्लिसिट रिटर्न और एक्सप्लिसिट रिटर्न दोनों किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है वो है रिएक्ट का एक्सटेंशन। तो रिएक्ट का एक डेवलपर टूल है जो कि बड़े हमें हेल्प करेगा आगे डिबग करने में और चीज़ें देखने में कि किस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं ब्राउज़र पे रेंडर हो रहे हैं। तो आप सिंपली जो है वो क्रोम पे ब्राउज़र क्रोम के ब्राउज़र या जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस पे जाकर सेटिंग के अंदर जाकर नीचे एक्सटेंशंस के नाम से एक आ रहा होगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं। उस एक्सटेंशन के अंदर आप ओपन क्रोम वेब स्टोरी करेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे रिएक्ट डेवलपर। बस यहाँ इतना डेव ही लिख देंगे तो ये आप आ जाएगा। ये बहुत पॉपुलर टूल है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस एक्सटेंशन को यूज़ किया हुआ है। मेरे ख़्याल है 3 लाख या 3 लाख से भी कहीं ज़्यादा जो है वो यूज़र्स हैं इसको 300,000 यूज़र से भी ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हम भी इसको अपने क्रोम के एक्सटेंशन में ऐड कर लेते हैं और मैंने इसको ऐड कर लिया है। ठीक है?
कैंसल कर देता हूँ, मुझे सिंक नहीं करना, ठीक है। अब हमारी जो एप्लीकेशन रेंडर हो रही है, हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा-सा। हमने क्या करना है, मैंने ब्राउज़र के ऊपर जाके इंस्पेक्ट पे क्लिक किया है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे आना है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरा ब्राउज़र जो है वो रेंडर कर दे। ये आ गया, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स के नाम से आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे हमारे बेसिकली सारे कंपोनेंट आ रहे हैं। बेसिक हमारा जो पैरेंट कंपोनेंट है वो गुड मॉर्निंग है, ये हमारा हेडिंग का कंपोनेंट है और ये हमारा पैराग्राफ का कंपोनेंट है। देखिए ये सब डिटेल वगैरह दे रहा है, आगे चल के इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है। और इसके लिए काफ़ी है इतना समझना अभी के लिए, क्योंकि आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएँगे तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें किस वजह से मैंने आपको ये करवाया और कितनी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्ट डेवलपर टूल की। इसके अलावा जो मेन पार्ट जो मुझे आपको आज करवाना लाज़मी है, वो ये है कि मुझे आपको डिबगिंग बतानी है, लाज़मी बतानी है डिबगिंग ना। तो बेसिकली डिबगिंग मुझे आपको इसलिए बतानी है क्योंकि कभी-कभी कभी क्या मतलब आपको कोडिंग की लाइफ में ना बहुत हेल्प करेगा डिबगिंग। क्योंकि डिबगिंग के बगैर बहुत ही मुश्किल है आपको कोडिंग करना, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम कभी कोडिंग करते हुए करते जो कंडीशंस लगाते हैं, जो लॉजिक लिखते हैं या हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो लॉजिक हमारी किस तरीके से काम करेगी वो देखिए। आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जो है वो आपने लॉजिक बिल्ड करके लॉजिक लिख दी। ठीक है? लॉजिक लिखने के बाद अगर उस लॉजिक के अंदर मिस्टेक होती है तो आप उसको पकड़ेंगे कैसे? वो पकड़ने के लिए आपको डिबगिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अब डिबगिंग एक मेन कॉन्सेप्ट है ब्राउज़र का। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रिएक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट पे भी ये कीवर्ड चलता है डिबग का। ये आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ रिएक्ट के अंदर चलाएँ, ये आप जो है वो एंगुलर के अंदर भी चला सकते हैं और भी जो डिफरेंट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है उसके अंदर ये डिबगिंग का कीवर्ड यूज़ हो सकता है ब्राउज़र के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए। स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंपोनेंट और फंक्शन के अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं कि यार आपका ये कंपोनेंट जब हिट हो रहा है या ये फंक्शन जब हिट हो रहा है, तो इसके अंदर इस लाइन के ऊपर ये आ रहा है, इस कंडीशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस उसमें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पैराग्राफ के अंदर लिखा, पैराग्राफ के अंदर मेरा ये लिखा हुआ है कि जो है वो ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा भाई? ये रिटर्न करेगा ये वाला पैराग्राफ। अब मैं कह रहा हूँ भाई कि ये वाला पैराग्राफ जो ये रिटर्न कर रहा है ना, इसमें मुझे कंडीशन लगानी है। मुझे कंडीशन लगानी है यार ये कि ये वाला पैराग्राफ ना स्पेसिफिक चीज़ में स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर चले, ठीक है? और उस कंडीशन वो जब तक कंडीशन फुलफ़िल ना हो या वो कंडीशन जब तक मीट ना हो तब तक ये ना चले, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये उठाया रिटर्न और ये रिटर्न उठा के डाल दिया। मैंने कहा यार ये स्पेसिफिक कंडीशन मेरी जब तक मीट नहीं होगी ना तब तक ये चलना नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि यार मेरी ये कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही और क्या नाम है इसका मतलब ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है। इस कंडीशन इफ़ में जा रहा है या एल्स में जा रहा है, तो मुझे ये कुछ नहीं पता। तो मुझे इस चीज़ को डिबग करने के लिए ये चीज़ यूज़ करने देखने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा। मतलब मुझे उसको लाइन बाय लाइन कोड को देखना पड़ेगा। ऐसी कोई टेक्नीक होनी चाहिए, तो यही टेक्नीक बेसिकली डिबग है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार एक ए वेरिएबल है, ठीक है? और मैंने एक वेरिएबल बना दिया हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है? मैंने कहा यार अगर ए हमारा इक्वल इक्वल्स टू हो 1 के, तो क्या करना भाई? ये चला देना, ठीक है? अच्छा यहाँ डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल्स का मैं आपको बाद में समझा दूँगा कि क्या फ़र्क होता है। अभी के लिए मैंने डबल इक्वल्स लगा दिया, ठीक है? मैंने इसको असाइन कर दिया ए को 1 और मैंने कहा ए अगर 1 हो तो ये वाली और अगर ना हो तो ये वाली। अब मुझे नहीं पता कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो मुझे ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लगाया है डिबगर कि भाई वो इसके अंदर जाता है या इसके अंदर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इसके अंदर भी नहीं चेक करना, मुझे चेक करना है ये कंपोनेंट जब हिट होगा तो ये क्या करेगा, ठीक है? तो मैंने ये सेव किया और सेव करने के बाद मैंने इंस्पेक्ट खोल लिया, ठीक है? इंस्पेक्ट खोलने के बाद मैंने इसको जो है वो सेव किया। अ, मैंने इसको दोबारा कंट्रोल एस किया और एस करने के बाद इसको मैंने रेंडर किया। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंपोनेंट को मतलब ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया है, तो मेरे इस कंपोनेंट पैराग्राफ के अंदर जब ये आया है, पैराग्राफ के अंदर आते ही इसने यहाँ पर डिबगर पे रोक दिया। मेरे पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि आपको कोड नज़र आ रहा होगा।
ठीक है? इस तरीके से मैंने ऊपर वेरिएबल में डिफ़ाइन किया हुआ है कि ए अगर जब 1 हो तो इसके अंदर आए, ये वाला रन करे, अगर मैं कह रहा हूँ 1 ना हो तो भाई ये वाला रन करे। ठीक है, अभी तो दोनों सिमिलर ही हैं टेक्स्ट, लेकिन क्या हुआ कि उसको एक ही को मैंने वेरिएबल एक वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन करी हुई 1 और वो मीट कर गई है और ये इफ की कंडीशन में आ गया है। और इफ की कंडीशन में आने के बाद मैंने इसको रिटर्न कर दिया और ये बाहर चला गया और यहाँ पर मेरे ब्राउज़र पे रेंडर हो गया। दिस इज़ व्हाट जो मैं आपको सिखाना चाहता था। कि बेसिकली ये एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका अंदाज़ा शायद आपको अभी नहीं समझ में अभी नहीं लग रहा होगा, इसको आप इतना नहीं लग रहा होगा, इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा समझने में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब आप इसको बाद में देखेंगे, जब आप हम अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरव्यू देख रहे हैं या ऊपर से देख रहे हैं ना, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको यूज़ करने में। लेकिन लिटरली जब आप इसको यूज़ करेंगे ना बाद में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोडिंग की लाइफ़ में डिबगिंग हर हर उसमें होता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अलावा हमारे पास और जावास्क्रिप्ट के अलावा रिएक्ट के अंदर भी है, एंगुलर के अंदर भी, सबके अंदर है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अलावा सी शार्प में और स्विफ्ट में, हर जगह। अब यहाँ पे वहाँ पे डिबगर का कीवर्ड नहीं हो सकता, कुछ और कीवर्ड हो सकता है, लेकिन डिबगिंग हर जगह मौजूद है क्योंकि हमें डिबग करके देखना पड़ता है कौन से लाइन ऑफ कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। दिस ऑल जो मुझे इस वीडियो के अंदर आपको समझाना था, तो थैंक यू।